बहुत समय पहले की बात है। असम के एक सुंदर से गांव में एक अमीर सेठ रहता था, जिसकी 2 पत्नियां थीं, बड़ी वाली लागी और छोटी वाली एलागी। दोनों की एक एक बेटियां थी। लागी की बेटी का नाम रत्नावती और एलागी की बेटी चंपावती थी। लागी एलागी और उसकी बेटी चंपावती से नफरत करती थी। वो हमेशा सेठ को उन दोनों के खिलाफ भड़काती रहती थी। सेठ भी लागी की हर बात मानता था और दोनों मिलकर चंपावती और उसकी माँ एलागी को नौकरानी की तरह रखते थे। जल्दी से बर्तन साफ कर। एक दिन आप उस लागी और उसकी बेटी को कुछ भी करके घर से बाहर निकाल दीजिए, वरना मैं और रत्ना खाना पीना छोड़ देंगे और अपने प्राण त्याग देंगे। लागी की बात मानकर सेठ ने चंपा और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया और घर के आंगन में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उन्हें वहां रहने भेज दिया। सेठ का एक बहुत बड़ा धान का खेत था जो जंगल के बिल्कुल पास ही था। पर इस साल धान काफी कम हो गए थे क्योंकि खेत में चिड़िया आकर धान खा जाती थी, जिससे सेठ बहुत परेशान था। ये चंपा तो दिन भर घर में ऐसे ही पड़ी रहती है, आप इसी को भेज दीजिए खेत में चिड़िया भगाने के लिए। आप लोग मेरी बेटी को खेत मत भेजिए। खेत के पास का जंगल बहुत घना है, वहाँ बहुत से खूंखार जानवर रहते हैं, वहाँ मेरी छोटी सी बच्ची को खतरा है। पर उन दोनों ने एलागी की बात नहीं मानी और छोटी सी चंपा को खेत भेज दी। चंपा हमेशा सुबह सुबह खेत जाती, दिन भर चिड़िया भगाती और शाम को घर लौट आती और उसकी माँ दिन भर घर में काम करती रहती। मेरे धान मत खा, दूंगी पकी मकई, हर हर छोटी चिड़ैया, मेरे धान मत खा, दूंगी पकी मकई। धान भी खाऊंगा, चावल भी खाऊंगा और चंपावती से शादी करके अपने घर भी ले जाऊंगा। धान भी खाऊंगा, चावल भी खाऊंगा और चंपावती से शादी करके अपने घर भी ले जाऊंगा। अचानक की आवाज सुन के चंपा बहुत डर गई और अपने घर भाग गई। तो सच कह रही है, पर खेत में तो दूर दूर तक कोई इंसान आता जाता नहीं, फिर तुझे किसने बुलाया? दोनों माँ बेटी फिर खेत जाते हैं और फिर वही आवाज आती है, धान भी खाऊंगा, चावल भी खाऊंगा और चंपावती से शादी करके अपने घर भी ले जाऊंगा। और ऐसा चंपा के साथ रोज होने लगा। गांव में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी और सबको लगा कि कोई भूत पिशाच देव या यक्षी होंगे, क्योंकि खेत से गांव काफी दूर था कि कोई गांव का आदमी जाकर चंपा को डरा सके। इतने सालों से तो कुछ नहीं हुआ था, अभी अचानक से कैसे कोई आवाज आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों माँ बेटी बहाना बना रही है ताकि चंपा को खेत न जाना पड़े। यकीन मानिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, चल मान लिया, मैं खुद खेत जाके देखता हूँ। लेकिन अगर तुम दोनों की बात झूठ निकली और गांव वालों के सामने मेरी नाक कटी, तो तुम दोनों माँ बेटी की खैर नहीं। सेठ, चंपा और उसकी माँ और सारे गांव वाले खेत की तरफ निकलते हैं। चल गा अब और बुला उसको, देखते हैं देव है या भूत। हर हर छोटी चिड़ैया, मेरे धान मत खा, दूंगी पकी मकई। धान भी खाऊंगा, चावल भी खाऊंगा और चंपावती से शादी करके अपने घर भी ले जाऊंगा। यह आवाज सुनकर सब चौंक जाते हैं। देखो, तुम जो भी हो हमारे सामने आओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी शादी चंपा से करा दूंगा, फिर चाहे तुम कुछ भी हो। यह बात सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत दुखी हो जाती हैं, पर सेठ के आगे दोनों विवश थी। सब बेसब्री से उनके सामने आने का इंतजार करते हैं। तभी डर के मारे सबके होश उड़ गए। सामने कोई देव या भूत नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा अजगर था। चंपा की शादी उसी अजगर से होगी, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। कृपया ऐसा मत कीजिए,
हम पर दया कीजिए, चंपा की शादी किसी से भी करा दीजिए, पर एक अजगर से नहीं। वो चंपा को निगल जाएगा और मैं चंपा के बिना नहीं जी सकती। माँ, मुझे बचा लो माँ। चंपा और इलाकी के रोने गिड़गिड़ाने पर भी सेठ नहीं पिघला। अब जाके मुझे उस लागे और उसकी बेटी चंपा से छुटकारा मिलेगा। लेकिन माँ, वो अजगर तो चंपा को निगल जाएगा ना? तो अच्छा है ना, वो तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी और तेरे पिता तुझे और भी ज्यादा प्यार करेंगे। लेकिन अगर चंपा को कुछ हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। रत्नावती अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी और चंपा और उसकी माँ से बहुत प्यार करती थी। सेठ और नागी जबरदस्ती चंपा की शादी उस अजगर से करा देते हैं और रात को वो चंपा को उस अजगर के साथ कमरे में बंद कर देती है। लागी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अजगर चंपा को निगल जाएगा और इलाकी उसके सदमे में ही मर जाएगी। अब मेरा सपना पूरा होगा। अब जाके उन दोनों माँ बेटी से छुटकारा मिलेगा। सुबह होते ही लागी खुशी से चंपा के कमरे की ओर दौड़ती है और दरवाजा खोलती है। लागी के होश उड़ चुके थे। चंपा के गले में सोने चांदी के आभूषण और शरीर में नए सुंदर कपड़े थे, पर वो अजगर कहीं नहीं था। ये देखकर चंपा और उसकी माँ लागी बहुत खुश हुई। पर लागी के अरमानों पर पानी फिर चुका था। हमने ये सोचकर चंपा की शादी उस अजगर से कराई थी कि वो उसे निगल जाएगा, पर वो तो कोई माया भी निकला और उस चंपा के तो भाग ही खुल गए। क्यों ना मैं भी अपनी रत्ना की शादी एक अजगर से करा दूं? तू पागल हो गई है। अब मैं मायावी अजगर कहाँ से लाऊं? खेत के पास के जंगल में बहुत से अजगर हैं। उनमें से किसी को पकड़ लाइए। मुझे पूरा यकीन है वो जरूर मायावी देव पुरुष ही होंगे। तेरा दिमाग तो ठिकाने है। अरे चंपा का किस्मत अच्छा था जो वो अजगर मायावी निकला, पर हर अजगर मायावी नहीं होता। अगर हमारी रत्ना को कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं पता। आप बस मेरी रत्ना की देख कहीं से भी एक अजगर लाइए, वरना मैं और मेरी बेटी रत्ना खाना पीना छोड़ देंगे और अपने प्राण त्याग देंगे। सेठ ने अपने नौकरों को जंगल भेजा और उन्होंने एक बड़ा सा अजगर पकड़ लाया। माँ, पापा, मेरी शादी इस अजगर से मत कराइए। अरे बेवकूफ, क्या तू नहीं चाहती कि तेरा पति सुंदर देव पुरुष हो और वो तुझे सोने चांदी से भर दे? और उन्होंने रत्ना की शादी उस अजगर से करा दी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी प्यारी बच्ची, तो डर मत, तो भगवान का नाम ले। मेरा दामाद उस तेनाली के दामाद से भी सुंदर और धनवान होगा। ये मेरी फोन सी बच्ची को क्या हो गया? ये भगवान, हाय प्लीज बच्ची, मेरी बच्ची रत्ना। क्या हुआ? सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हैं? अरे हे भगवान, मेरी फूल सी बच्ची। अरे पागल औरत, तेरी वजह से मेरी बेटी की जान गई। पागल औरत। लागी की गलती के कारण मासूम सी रत्ना अपनी जान गंवा बैठी थी। वो अजगर उसे निगल चुका था। दोनों अपनी गलती मानकर सुधरने की बजाय रत्ना की मौत का जिम्मेदार चंपा और उसकी माँ को मानने लगी। चंपा और उसकी माँ पासी की झोपड़ी में उस अजगर के साथ रहती थी, जो कि दिन भर घर में रहता, लेकिन रात होते ही चंपा के सोने के बाद वो कहीं गायब हो जाता। एक दिन सेठ और लागी ने चंपा और उसकी माँ को मारने का फैसला किया। रात को जब चंपा और उसकी माँ सो गई, तब दोनों उन्हें मारने निकले, पर वो अजगर उन दोनों को निकल गया। सुबह जब आँख खुली तो दोनों माँ बेटी ने अपने आप को घने जंगल के बीच एक बड़ा सुंदर सा महल में पाया। माँ, ये हम कहाँ आ गए? हमारा झोपड़ी कहाँ गया? तुम दोनों डरो मत, तुम दोनों को यहां मैं लाया हूं। कल रात जब तुम दोनों सो गए थे, तब तुम्हारे पिता और सौतेली माँ तुम दोनों को मारने आए थे, पर मैं उन दोनों को निगल गया और तुम दोनों को यहां ले आया। अब तुम दोनों यहां हमेशा सुरक्षित हो। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुई और उन्हें धन्यवाद किया।
कई साल बीत गए। चंपा की माँ बीमार पड़ गई और एक दिन वह चल बसी। अब चंपा अकेली पड़ चुकी थी। उसके साथ बात करने वाला भी कोई नहीं था। कब से इंतजार कर रही थी तेरे घर के आगे, पर तू तो घर पर थी ही नहीं। तुम कौन हो और मेरे घर का पता कैसे जानती हो? बेटी, मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ। मुझे पता है कि तेरा पति एक अजगर है। तेरी माँ भी अब नहीं रही और तुझसे बात करने वाला भी अब दूर दूर तक कोई नहीं। आप ठीक कह रही हैं। अब मेरी माँ नहीं रही। इस जंगल में भी कोई इंसान नहीं जिससे मैं बात करूं। अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। आप भी मेरी माँ जैसी हो। माँ कहाँ है? तो मेरी बात ध्यान से सुन। तेरा पति असल में स्वर्गलोक का एक देव है, जो कि यहाँ एक अजगर के रूप में है। चंपा उस बुरी औरत की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। क्या मेरा पति एक देव है? मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। अगर तुझे अपने पति को उसके असली रूप में पाना है तो वैसा ही कर जैसा मैं कहती हूँ। रात को चंपा सोने का नाटक करती है और जैसे ही उसका पति कमरे से बाहर जाता है, चंपा उसके फन को जला देती है और उसका पति अपने असली देव रूप में आ जाता है। चंपा का पति सच में एक स्वर्गलोक का देव था जो बहुत रूपवान था। चंपा उन्हें पाकर बहुत खुश हुई और दोनों पति पत्नी खुश रहने लगे। कुछ दिन बाद तू तो अपने पति को पाकर इस बुरी को भूल ही गई बिल्कुल। अरे नहीं माई, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। आप ही के कारण तो मुझे मेरे पति मिले। अच्छा, अगर तू चाहती है कि तेरा पति तुझे और भी ज्यादा प्यार करे तो आज वैसा ही करना जैसा मैं कहती हूँ। आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ चंपा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। बताओ। पहले वचन दीजिए कि आप मेरी बात मानेंगे। मैं आपके मुख पर इस संसार को देखना चाहती हूँ। चंपा, अगर मैंने तुम्हें अपने मुख पर ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया तो तुम मुझे खो दोगी। आप ऐसी बातें मत कीजिए। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसके पति के 1000 बार समझाने पर भी चंपा अपना जिद नहीं छोड़ती है और आखिर में उसका पति उसको अपने मुख के अंदर का ब्रह्मांड दिखाता है। चंपा, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने जिद की। जिस औरत की बातों में आकर तुमने ये सब किया, वह मेरी माँ है जो एक राक्षसी है और तुम्हें मारना चाहती है। वो मेरी शादी किसी और से कराना चाहती थी। चंपा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता, पर मैं विवश हूं। मेरे जाने के बाद भी मेरी माँ तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। इसीलिए तुम इस अंगूठे को हमेशा अपने पास रखना। तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा मत कीजिए। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। चंपा का पति विवश था। वो उसे छोड़ के चला जाता है। चंपा अपने पति के याद में दिन भर पागलों की तरह भटकती रहती। इसी दौरान उस राक्षसी ने चंपा को मारने की कई बार कोशिश की, आज तो मैं इसको खाकर रहूंगी। पर उस अंगूठे के कारण वो हर बार असफल रही। चंपा का पति 6 साल बाद वापस लौट आया और चंपा बहुत खुश हुई। कई दिन बीत गए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। बहू, मुझे माफ कर दे। आखिर मैं तेरी सास हूँ। अब मैं बुरी हो गई हूँ, ज्यादा चल फिर नहीं सकती। तू मेरा एक काम कर दे। ठीक है, पर मैं अपने पति से पूछे बिना कुछ नहीं करूँगी। वो अभी घर पर नहीं है। उनके आते ही मैं उनसे पूछ लूँगी। तुझे कुछ नहीं करना, बस मेरे बहन के घर एक चिट्ठी देनी है। मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकती, इसलिए तुझे कह रही हूँ। चंपा फिर उस राक्षसी की बातों में फंस जाती है और चिट्ठी पहुंचाने निकल पड़ती है, पर रास्ते में ही उसे उसका पति मिल जाता है। चंपा, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? आपकी माँ ने मुझे ये चिट्ठी दी है, आपकी मौसी के घर पहुंचाने। मैंने तुम्हें मना किया था, कहा था कि उनसे दूर रहो। चलो मुझे चिट्ठी दिखाओ। क्या तुम्हें पता भी है इस चिट्ठी में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जो तुम्हारे पास ये चिट्ठी लेकर जा रही है वह हमारी दुश्मन है, उसे खा जाओ। क्या उन्होंने फिर से मेरे साथ विश्वासघात किया? बस बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
चंपा का पति उस राक्षसी को मारने दौड़ता है। चंपा का पति उस राक्षसी को मार डालता है और फिर दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।